हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। और स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस 2021 के लिए सेट नंबर 23। और इस वीडियो को लेकर आ रहा हूं मैं, मेरा नाम है डॉक्टर विपिन गोयल। तो बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, जितने भी हमारी वीडियो क्लासेस और पीडीएफ वगैरह होती हैं वो सारे के सारे जो है हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर कर दी जाती हैं। सारे लेक्चर, सारी पीडीएफ वगैरह। यहाँ पे 1,35,000 प्लस बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, तो आप भी आके जुड़ सकते हैं। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे दो पेड कोर्सेज आते हैं। द वन इज़ द 10,000 MCQ कोर्स और दूसरा हमारा GS कोर्स। 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हमने चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज जो है MCQ डिस्कस किए हैं डिटेल में। यहाँ पे चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ तो है ही हैं, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम और UPSC स्टेट PCS के लिए भी मैंने यहाँ पे आपके MCQs तैयार किए हैं। और इसके अंदर विपन 15 कूपन कोड यूज़ करके आपको डिस्काउंट मिलेगा 31 मई तक। GS कोर्स जो है पूरा का पूरा जो है हमारा थ्योरी कोर्स है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक क्या है उसके बारे में समझा है, ये कूपन कोड लगाएंगे। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं? studyIQ.com वेबसाइट के ऊपर, या हमारी StudyIQ ऐप के ऊपर। जैसे आप इसको ओपन करेंगे आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आएगा, यहाँ पे होम पेज नजर आएगा। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन, इस व्यू ऑल के बटन को दबाना। 10,000 MCQ कोर्स आपको तीसरे नंबर पर दिखेगा और GS कोर्स आपको चौथे नंबर पर नजर आ जाएगा। जो भी आपको कोर्सेज अच्छे लगते हैं आप परचेज करें, प्रेपरेशन को आगे बढ़ाएं। स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एन एमरजेंसी ऑल ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड एक्सेप्ट। मतलब क्या कह रहा है? एमरजेंसी जब लगती है तो फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, एक्सेप्ट कौन सा? 20 और 21 वाला जो है आपका सस्पेंड नहीं होता। और ये जो है आपका रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं अंडर आर्टिकल 359 के अंदर। अगर आपकी जो है 359 के अकॉर्डिंग आपके 20 और 21 के अलावा जो है सारे फंडामेंटल राइट आपके ख़त्म हो जाते हैं। और आपका जो आर्टिकल 19 वाला की प्रोविजंस होती हैं, आर्टिकल 19 जो आपका ख़त्म होता है वो आपका आर्टिकल जो है 358 के अकॉर्डिंग ख़त्म हो जाता है। अगर आपकी जो इमरजेंसी लगे, या तो वॉर के कारण या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के कारण अगर लगती है, तो आपका आर्टिकल 19 भी ख़त्म हो जाता है। आर्टिकल 19 जो है सस्पेंड नहीं होता अगर आपके देश के अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें कौन सा फंडामेंटल राइट है? फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन आपका आर्टिकल 19 होता है, स्पीच एंड एक्सप्रेशन 19 नंबर आर्टिकल होता है, असेंबली विदाउट आर्म्स 19 नंबर आर्टिकल होता है। लेकिन इसमें जो बनेगा वो बनेगा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो हमारा आर्टिकल नंबर 21 होता है। तो ये आपके फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते। 20 एंड 21 आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। यहाँ पे देखिए जी, राइट, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। द राइट हैज़ बीन हेल्ड टू द हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द मोस्ट ऑर्गेनिक एंड द प्रोग्रेसिव प्रोविजन इन अवर लिविंग कॉन्स्टिट्यूशन, द फाउंडेशन ऑफ अवर लॉ। इट मीन्स when a person is deprived of his life or personal liberty, state in article 10 violation of the right by private individual is not within the preview of the article 21। मतलब क्या है कि ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आर्टिकल 21 की, ये आपकी प्राइवेट मतलब पब्लिकली चीज़ों के बारे में बात करती है, पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करती है, स्टेट के बारे में बात करती है, स्टेट के पर्टिकुलर पर्सनस के ऊपर बात करती है, लेकिन प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर जो है ये लागू चीज़ नहीं होती। बट कहने का मतलब ये है कि राइट टू लाइफ आपका जो है फंडामेंटल राइट ख़त्म नहीं होता। नेशनल एंथम वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन। नेशनल एंथम जो है ये कब अपनाया गया था? नेशनल एंथम जन गण मन जिसे आप कहते हैं, और जन गण मन जो है ये ओरिजिनली कंपोज किया गया था आपका बंगाली के अंदर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको कंपोज किया था और इसको जो अपनाया गया था वो अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 इज़ द करेक्ट आंसर। और इसको पहली बार गाया कब किया था? 27 दिसंबर 1911 को जो है आपका सबसे पहली बार जो है इसको गाया गया था। 5 स्टेंजर्स हैं इसके। पहला स्टेंजा जो है आपका फुल वर्जन ऑफ नेशनल एंथम की बात करता है, जो हमारा इंडिया का नेशनल एंथम है। 52 सेकेंड्स के अंदर इसको ख़त्म करना होता है, और अगर कोई जो है मतलब कुछ सर्कमस्टांसेस में हम इसको 20 सेकंड्स के लिए भी गाते हैं, उसका पहला और आखिरी वाला पैरा गाया जाता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। और इसके अलावा भी मैं आपको कुछ सिंबल्स आपको बता देता हूँ नेशनल सिंबल्स के बारे में। अगर एक क्वेश्चन आता है आपको फ्लैग के ऊपर, फ्लैग के ऊपर हमेशा मेनली क्वेश्चन आता है कि विड्थ रेशो लेंथ कितनी होती है, वो 2:3 देखने को आपको मिलती है, क्लियर। एंथम की बात करते हैं, ये हो गया आपका। उसके बाद सॉन्ग की बात करते हैं, तो सॉन्ग जो है आपका संस्कृत के अंदर लिखा गया है और बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने जो है इसको कंपोज किया है। इक्वल स्टेटस है आपका जनगण मन जैसा ही, और इसको भी अपनाया कब गया था? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। और पहली बार जो है ये नेशनल सॉन्ग जो है वंदे मातरम, ये वंदे मातरम गाया कब गया था? 1896 के सेशन में गाया गया था। तो आंसर इसमें क्या बनेगा? सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन, क्लियर।
यहाँ पे देखो नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय द रविंद्रनाथ टैगोर जी और अडॉप्टेड जो है 24 जनवरी 27 दिसंबर को गाया गया 1911 में 52 सेकंड का, जो मैंने आपको बताया था। और यहाँ पे जो पर्सनैलिटी हैं ये कौन है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम और क्या कहते हैं, गुरुदेव के नाम से जानते हैं। गुरुदेव का टाइटल इनको किन्होंने दिया था, महात्मा गांधी ने, और महात्मा गांधी को महात्मा का टाइटल भी इन्होंने दिया था। और इन्होंने नाइटहुड का जो टाइटल है वो अपना वापिस किया था जब जलियांवाला बाग हत्याकांड देखने को आपको मिला था 1919 के अंदर, क्लियर। और इनको हम बार्ड ऑफ बंगाल भी कहते हैं। काबुली वाला पुस्तक इन्होंने लिखी है, काबुली वाला, और जो है डेट इज़ गीतांजलि पुस्तक भी लिखी है। पहले नोबल लॉरेट की अगर हम बात करते हैं इंडिया से तो वो भी जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, तो पता होना चाहिए। व्हाट इज़ इंटरनेशनल डेट लाइन? इंटरनेशनल डेट लाइन होती क्या है? इंटरनेशनल डेट लाइन लॉन्गिट्यूडल लाइन होती है, लंबी लाइन होती है और जिग जैग मोशन में होती है, और ये होती है आपकी दिस वन, दिस इज़ अ नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल एंड दिस जिग जैग लाइन इज कॉल्ड आपकी इंटरनेशनल डेट लाइन। और ये होती है 180 डिग्री मेरिडियन होती है, 180 डिग्री मेरिडियन होती है। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। देखिए लंबी लाइनों को लॉन्गिट्यूड बोला जाता है, और अगर हम 0 डिग्री से स्टार्ट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम मेरिडियन कहा जाता है। और अगर 1 2 3 4 जो भी होगी इसको मेरिडियंस कहेंगे, लेकिन प्राइम मेरिडियन जो होता है वो 0 डिग्री वाला और 180 डिग्री वाला इंटरनेशनल डेट लाइन, क्लियर। इक्वेटर की अगर हम बात करते हैं तो लेटी हुई लाइनें होती हैं इस तरीके से। 0 डिग्री की अगर हम बात करते हैं तो इक्वेटर होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करते हैं। 23.5 डिग्री साउथ की बात करते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन की अगर हम बात करते हैं। और उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर बात होती है। और 66.5 डिग्री साउथ की बात करें तो आपका अंटार्कटिक सर्कल के बारे में बात होती है। 90 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करते हैं तो आपका नॉर्थ पोल होता है, नॉर्थ पोल, क्लियर। और 90 डिग्री आपका साउथ की अगर हम बात करते हैं तो आपका साउथ पोल का पार्ट बनता है, साउथ पोल का। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। अगला देखिए जी, द लीनिंग टेम्पल ऑफ हुमा इज डेडिकेटेड टू विच ह्यूमन हिंदू गॉड? जो हुमा का झुका हुआ मंदिर है ये किस हिंदू भगवान को दर्शाता है, किस हिंदू भगवान के लिए ये मंदिर बनाया गया है? ये एक उड़ीसा के अंदर मंदिर है जो शिव भगवान के लिए देखने को मिलता है। उड़ीसा के अंदर है ये टेम्पल, हुमा का टेम्पल, डेट इज उड़ीसा के अंदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। उड़ीसा के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जगन्नाथपुरी है, कोणार्क सन टेम्पल, भुवनेश्वर जो है आपका कोणार्क टेम्पल हो गया, ठीक है, लिंगराज टेम्पल हो गया, और राजा रानी टेम्पल हो गया। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टेम्पल्स इन द उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर आपकी चिलिका लेक भी देखने को मिलती है जो आपकी लेगून लेक है, लेगून लेक, क्लियर। और यहाँ पे आपका जो है भितरकनिका नेशनल पार्क भी आपको देखने को मिलता है। सिमलीपल जो है आपका टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। सो यहाँ पे देखिए द लीनिंग टेम्पल ऑफ ह्यूमा जो आपका देखने को मिलता है डेट इज इन द महानदी रिवर के ऊपर, और ये देखने को मिलता है आपका संबलपुर इन द स्टेट ऑफ उड़ीसा के अंदर। हिंदू गॉड शिव को ये दर्शाता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज द ह्यूमा टेम्पल, क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट। द जर्नलिस्ट हु रिफ्यूज टू जो एक्सेप्ट पद्म भूषण वॉज, देखिए जिन्होंने पद्म भूषण अवार्ड जो है जो आपका सिविलियन अवार्ड है तो ये वापस कर दिया था, वो पर्सन कौन है इनमें से? तो वो हैं खुशवंत सिंह जी। खुशवंत सिंह जी ने 2007 के अंदर जो है पद्म भूषण को वापस कर दिया था, और इन्होंने जो है इसीलिए वापस किया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है 1984 में देखने को आपको मिला था, जब आपकी इंडियन आर्मी जो है हरमंदिर साहिब द गोल्डन टेम्पल के अंदर जो है चली गई थी, और वहाँ पे आपको सबको पता है कि जो है बहुत सारी हत्याएं हुई थी, गोलियां चली थी अंदर, क्लियर। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए खुशवंत सिंह ने वापस किया था पद्म भूषण। अगला देखिए, ये क्वेश्चन आपको याद करना पड़ेगा। ये सूफी संत के बारे में लिखा गया है और उनके सेक्ट कौन कौन से हैं ये आपको याद ही करने पड़ेंगे किसी भी तरीके से, क्लियर। शेख बहाउद्दीन ज़करिया सूहावर्दी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। हजरत फरीदुन मसूद ये चिश्ती सेक्ट से बिलोंग करते हैं। शानिया मठ उला ये खादरी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। और हज़रत तवी बिलाम जो है नक्शबंदी सेक्ट से बिलोंग करते हैं। तो मतलब 1 2 3 4 ही सीधा का सीधा आपका राइट आंसर बनेगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 4 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीधा ही आपको ये याद करने पड़ेंगे, ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सिर्फ रीड करो इसको और याद करो, क्लियर। 1 ऑप्शन बनेगा राइट आंसर।
क्वेश्चन देखिए जी, इनको असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द जो है सोलर सिस्टम में लगाना है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द डेंसिटीज मतलब घनत्व के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जी, ये है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। सबसे ज़्यादा जो है वो नेपच्यून का आता है, देन यूरेनस का आ गया, देन जुपिटर का आ गया, देन उसके बाद सैटर्न का देखने को मिलता है। क्लियर, मतलब अगर हम बाहर के उसके बारे में बात करते हैं तो पहला नंबर किसका बनेगा आपका, नेपच्यून का। और एक सेकंड के असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है, बढ़ते क्रम में छोटे से ज़्यादा। तो मतलब आपका क्या बनेगा यहाँ पे, सैटर्न बनेगा, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद आपका जुपिटर, देन नेपच्यून। क्लियर, ध्यान रखिए, सैटर्न, यूरेनस, सैटर्न, यूरेनस, जुपिटर और नेपच्यून। तो ये बनेगा आपका सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर, क्योंकि सैटर्न तो है नहीं, यूरेनस, जुपिटर और आपका नेपच्यून। यहाँ पे देखो यूरेनस, जुपिटर और आपका नेपच्यून। क्लियर, ये ध्यान रखिए। और सबसे ज़्यादा जो देखिए घनत्व किस चीज़ का है आपका, मरकरी का होता है, और सबसे कम किसका होता है, सैटर्न का। ये भी आपको पता होना चाहिए, ऐसे फैक्ट्स पेपर में आ जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पहले ये चार आपके जो हैं मार्स तक, ये मार्स तक जो आपके ग्रह हैं इनको इनर प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं, इनर प्लैनेट के नाम से भी हम जानते हैं, और प्लस इनको जो है रॉकी प्लैनेट के नाम से, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं, और बाहर वालों को हम कहते हैं आउटर प्लैनेट और जोवियन प्लैनेट के नाम से बुलाया जाता है, गैस जाइंट्स के नाम से हमें इसको बुलाया जाता है, गैस जाइंट्स के नाम से। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स डायरेक्ट्स द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज द पंचायत। पंचायत बनाने के लिए कौन सा जो आर्टिकल आपको देखने को मिलता है। अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 33 की, आर्टिकल 33, तो आर्टिकल 33 क्या बताता है कि पार्लियामेंट के पास पावर होती है अगर किसी भी पर्सन के जो राइट्स होते हैं उनको मॉडिफाई करने के लिए, खास करके किसके, आर्म्ड फोर्सेस के। क्लियर, पब्लिक ऑर्डर के लिए अगर आपने राइट्स आपको मॉडिफाई करने पड़े, स्टेट्स के पास पार्लियामेंट के पास पावर होती है, शक्तियां होती हैं यहाँ पे। आर्टिकल 40 की अगर हम बात करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत के बारे में बात करता है। 48 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के लिए बात करता है। 50 की बात करते हैं तो यहाँ पे जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव आपके सेपरेट हैं, उसके बारे में बात करता है। तो यहाँ पे पंचायत की बात आ गई, तो आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन, आर्टिकल 40 इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 40। अगर हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 243 ए से लेके ओ तक आता है। हमारे पंचायत का पार्ट आता है पार्ट 9 और स्केड्यूल आता है 11वां, और उसके बाद जो है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 होता है और इम्प्लीमेंट हुआ था 93 में। और सबसे 29 सब्जेक्ट के ऊपर कानून बना सकती है। पहली पंचायत आपकी कहाँ पे थी, नागौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, राजस्थान के अंदर, और उसके बाद जो है पूरी स्टेट आपकी आंध्र प्रदेश थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, आर्टिकल 40। इसको पॉज करना वीडियो को अभी, ठीक है, और इसको देख सकते हो आप लोग कि हाँ आर्टिकल नंबर कौन से कहाँ कैसे कैसे हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आ जाते हैं। और चलते हैं आगे की तरफ। माउंट एटना जो है एक फेमस वॉल्केनो है आपका, ये कौन सी कंट्री में लोकेटेड है। माउंट एटना लोकेटेड है आपका इटली के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा, बी ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। इटली इज़ द करेक्ट आंसर, इटली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, इटली इज़ द करेक्ट आंसर। और यहाँ पे सारा का सारा जो मैग्मा का कॉन्सेप्ट होता है वो आपका प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट के कारण देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा वॉल्केनोज अर्थक्वेक जो है आपके सबसे ज़्यादा कहाँ पे आते हैं, पैसिफिक ओशन में। और पैसिफिक ओशन में हम उसको क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, जहाँ पे आग ही लगी रहती है। वेरी इंपॉर्टेंट, आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, इटली। क्लियर, यहाँ पे देखिए जी, माउंट एटना दैट इज़ द वॉल्केनो, इटली। स्ट्रोम्बोली भी है यहाँ पे ही है, ठीक है, याद रखना है आपको ये चीज़ें। लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है इंडिया की कौन सी है। सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस कहाँ पे होती है, कॉफ़ी प्रोड्यूस होती है आपकी कर्नाटक में, उसके बाद केरल में। कर्नाटक और केरल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज़्यादा कर्नाटक में एक्चुअली एक बारिश होती है जिसे हम कहते हैं चेरी ब्लॉसम, और ब्लॉसम शार उसको कहा जाता है। ये देखने को मिलती है आपकी मार्च से लेके मई तक, मार्च टू मई तक। क्लियर, और मार्च से मई तक। और एक्चुअली इसको हम जो है इसको हम अप्रैल रेंज के नाम से भी हम जानते हैं, अप्रैल रेंज के नाम से भी जानते हैं। कॉफ़ी को उगाने के लिए जो है आपको हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट आपको चाहिए होता है, हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट, और टेम्परेचर होगा 15 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में। 150 से 250 सेंटीमीटर की जो बारिश आपको चाहिए होती है यहाँ पे, और शेड में ये उगाया जाता है, शेडी के अंदर। और वेदर आपको ड्राई चाहिए, क्लियर, ड्राई वेदर चाहिए। और जो है हिल स्लोप्स पे आप उगा सकते हैं, हिल स्लोप्स के ऊपर उगा सकते हैं। पानी नहीं खड़ा होना चाहिए, अगर पानी खड़ा है जड़ों के अंदर तो ये नुकसानदायक है। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल आपको चाहिए होती है कॉफ़ी को प्रोडक्शन करने के लिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है, तो वो कहाँ पे है, डेट इज़ इन द बेंगलोर। बेंगलोर द स्पेस सिटी, इसरो के भी हेडक्वार्टर यहाँ पे हैं। इसरो बना कब था, 15 अगस्त 1969 को। के सिवान इसके प्रेसिडेंट हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा।
स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्रण होता है? स्टेनलेस स्टील होता है आयरन का, क्लियर, आयरन का, क्रोमियम का, निकल का और आपका कार्बन का। आयरन होता है 75, क्रोमियम होता है 15, निकल 10 और कार्बन 0.05%। क्लियर, कार्बन हार्ड करने के लिए होता है। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा, आयरन, क्रोमियम और निकल, नहीं, आयरन, क्रोमियम और निकल। तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये स्टेनलेस स्टील आपको हेल्प करती है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, क्वेश्चन है, इनको करेक्ट पेयर में आपको मैच करना है कि कौन सा आपका करेक्ट पेयर है। घटप्रभा प्रोजेक्ट बिल्कुल कर्नाटक के अंदर ही है ये। तीसरा प्रोजेक्ट आपका उत्तर प्रदेश में गलत। तीसरा आपका जो है आपका डेट इज़ इन द सिक्किम के अंदर देखने को आपको मिलता है। रामगंगा प्रोजेक्ट गुजरात के अंदर है, गलत। रामगंगा प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है? डेट इज़ इन द उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलता है। बाखड़ा नंगल प्रोजेक्ट हरियाणा में है, गलत। ये बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है। क्लियर, याद रखिए। कर्नाटक के अंदर अगर हम बात करें तो बांदीपुर आपका नेशनल पार्क है, बानेर घाटा, कुद्रेमुख, ठीक है, ये देखने को आपको मिलते हैं। सिक्किम आपकी पहली स्टेट है, पहली ऑर्गेनिक स्टेट है। सिक्किम को 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के अकॉर्डिंग जो है हमने देश के अंदर इंक्लूड किया था, हमारा 22वां राज्य बना था। सिक्किम ओपन डिफिकेशन फ्री स्टेट है पहली। और उत्तर प्रदेश की, अच्छा, कंचनजंगा नेशनल पार्क आपको यहाँ पे देखने को मिलता है सिक्किम में। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ पे देवप्रयाग के पास जो है आपकी गंगा रिवर स्टार्ट होती है। अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं देवप्रयाग में। एक्चुअली वो तो सॉरी उत्तराखंड से स्टार्ट होती है। उत्तर प्रदेश छोड़ो, रामगंगा जो है आपका कहाँ पे है? डेट इज़ द उत्तराखंड। और ये मैंने आपको बता दिया। गुजरात के अंदर एशियाटिक लाइंस के लिए एक फेमस है आपका, डेट इज़ गिर नेशनल पार्क। क्लियर, हिमाचल प्रदेश में पिन वैली नेशनल पार्क देखने को मिलता है। सो डेट्स इट, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। यही आपका करेक्ट पेयर है। घटप्रभा कर्नाटक के अंदर देखने को मिलता है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए, वो कौन अनाउंस करता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या होता है कि अगर आप क्रॉप उगाते हो, क्रॉप उगाने से पहले सरकार जो है एक प्राइस इशू कर देती है। वो प्राइस क्या होती है कि अगर किसान की जो है, फार्मर की जो क्रॉप ख़राब हो जाए तो सरकार उस चीज़ को, चाहे ख़राब हुई है, वो बाध्य है उस चीज़ को खरीदने के लिए। क्लियर, तो ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कौन प्रोवाइड करता है? कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उनको प्रोवाइड करते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और ये 23 क्रॉप्स के ऊपर आपको दी जाती है। पब्लिक अकाउंट कमेटी की बात करता हूं और एस्टिमेट कमेटी की बात करता हूं तो ये फाइनेंशियल कमेटीज़ हैं। इनको सिस्टर कमेटीज़ और आपकी ट्विन कमेटीज़ ऑफ द पार्लियामेंट कहा जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 लोग होते हैं, 15 आपके लोकसभा से, 7 आपके राज्यसभा से होते हैं। पब्लिक अकाउंट कमेटी जो होती है कैग की रिपोर्ट्स को पब्लिश कर देती है और इसीलिए हम कहते हैं कि कैग इज़ द आई एंड ईयर ऑफ द पब्लिक अकाउंट और द गार्जियन ऑफ द पब्लिक अकाउंट कमेटी। सारे वर्ड यूज़ किए जाते हैं। एस्टिमेट कमेटी में 30 लोग होते हैं और बजट वगैरह के एस्टिमेट्स वगैरह इनका लगाना काम होता है। लोकसभा के ही 30 के 30 मेंबर होते हैं, राज्यसभा को कोई मेंबर नहीं होता। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। डोकरा क्राफ्ट एंड भित्ति चित्रा, ठीक है, आर द आर्ट एंड क्राफ्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। आप इस क्वेश्चन को हैरान मान जाएंगे। आप कहेंगे कि सर आप कहाँ से लेके आते हो ये, ये आपका ग्रेड सी का पेपर में, कोई ग्रेड सी, कोई ट्रेनी का पेपर था ये, आई डोंट नो कौन सा ट्रेनी का पेपर था, ग्रेड सी का पेपर था। उसमें इतना ज़बरदस्त क्वेश्चन आया हुआ था, एक ये वाला और इसके अगले वाला। मैं हैरान मान गया कि ग्रेड सी के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और मज़ा आ गया मुझे इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए। डोकरा क्राफ्ट और भित्ति चित्रा जो ये आर्ट्स हैं, ये आपके कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये देखने को मिलते हैं आपके छत्तीसगढ़ के अंदर। दैट इज़ बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर, छत्तीसगढ़। और यहाँ पे आपका कांगेर वैली जो है नेशनल पार्क आपको देखने को मिलता है। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, छत्तीसगढ़ इज़ द करेक्ट आंसर। डोकरा क्राफ्ट एंड भित्ति चित्रा, सो दिस इज़ द डोकरा क्राफ्ट एंड भित्ति चित्रा। चलिए जी, ये वाला क्वेश्चन भी आपको देखने को मिला था उसी ट्रेनिंग के पेपर में। एलिफेंट फेस्टिवल जो होता है, एक टग ऑफ वॉर होती है बिटवीन द ह्यूमंस एंड द एलिफेंट्स। ये कहाँ पे देखने को आपको मिलती है? ये जयपुर सिटी के अंदर जो है ये देखने को मिलता है, राजस्थान के अंदर, जयपुर राजस्थान के अंदर। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। राजस्थान के अंदर रावत भाटा जो है आपका दैट इज़ रावत भाटा जो है थर्मल पावर प्लांट है। और प्रोजेक्ट एलिफेंट की अगर मैं बात करता हूँ, प्रोजेक्ट एलिफेंट, ठीक है, तो वो 1992 में स्टार्ट हुआ था। सबसे ज़्यादा एलिफेंट्स कहाँ पे हैं? बोत्सवाना में, बोत्सवाना, ठीक है। और ये आपका जो है अफ्रीका के अंदर पार्ट पड़ता है, अफ्रीका के अंदर कालाहारी डेजर्ट के पास है ये, कालाहारी डेजर्ट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राजस्थान इज़ द करेक्ट आंसर, राजस्थान। ये है जी आपका टग ऑफ वॉर। चलिए जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया में समटाइम्स सिंपली कीप ए बिल ऑन हिज टेबल
indefinitely without giving or refusing assent this is। अगर देखिए जी राष्ट्रपति ना तो हाँ कह रहा है ना तो ना कह रहा है, वो अपने टाइम जो अपने पास इनडेफिनेटली टाइम के लिए रखा बैठा है, तो उसको हम कहते हैं पॉकेट वीटो, हम उसको कहते हैं। क्वालिफाइड वीटो हमारे देश के अंदर नहीं होती राष्ट्रपति के पास, एब्सोल्यूट वीटो होती है, सस्पेंसिव होती है और पॉकेट। सस्पेंसिव का मतलब क्या होता है कि जैसे राष्ट्रपति के पास लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के पास बिल गया, राष्ट्रपति ने कहा कि दोबारा से एक इसको रिव्यू कर लो, दोबारा से इसको चेक करो। रिव्यू करने के बाद दोबारा से अगर पास कर देता है, ठीक है, तो प्रेसिडेंट को बाध्य होता है कि प्रेसिडेंट को साइन करने होते हैं। अगर पहले केस में ये स्पेशल मेजोरिटी से बिल पास हुआ है, दूसरे इसमें भी स्पेशल मेजोरिटी से, देन राष्ट्रपति के पास है, जब रिव्यू करने भेजेगा तो उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी नहीं, सिंपल मेजोरिटी से भी बिल पास हो सकता है, लेकिन जैसे ही पास हो गया राष्ट्रपति को साइन करने पड़ेंगे। मतलब इसको रिव्यू करने के लिए सस्पेंसिव वीटो डालता है। एब्सोल्यूट वीटो मतलब हाँ भी कर सकता है, ना भी कर सकता है, वो राष्ट्रपति के ऊपर है, वो होती है एब्सोल्यूट वीटो। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। पॉकेट वीटो इज द करेक्ट वन। Which of the following schemes aims to transform India into a digitally empowered society and the knowledge economy? मतलब क्या है कि डिजिटली एम्पावर करना है सोसाइटी को और नॉलेज देनी है इकोनॉमी के अंदर, तो ऐसी कौन सी स्टेट है आपकी? तो वो है आपका जो स्कीम है वो है डिजिटल इंडिया। आंसर इसमें क्या बनेगा? ए ऑप्शन बनेगा। डिजिटल इंडिया की बात करते हैं तो 1 जुलाई 2015 में स्टार्ट किया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको स्टार्ट किया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है और इसको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। और डेट्स इट, क्लियर, ये याद रखना है आपको। डिजिटल इंडिया इज द करेक्ट आंसर। स्किल इंडिया की अगर मैं बात करता हूं तो स्किल इंडिया जो है आपका ये आपके देश के अंदर स्किल पैदा करने के लिए, लोगों के अंदर स्किल पैदा करने के लिए बात करी गई थी और इसका जो नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना स्टार्ट किया गया था 2015 के अंदर, जो आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम था। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप के अंतर्गत आता है, जो आपका नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंप्लीमेंट करवाती है, क्लियर। और ऐसा ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो है 2.0 स्टार्ट हुआ था 2016 से 2020 के बीच में, और इसके अंदर भी यही बात करी थी कि आपके मेक इन इंडिया कैंपेन, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत, इन सबको जो है अलाइनमेंट कर देना है और प्रॉपर तरीके से ज्योग्राफिकली एरियाज में सब जगह के ऊपर आपको पहुंचना है। इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफी, इन टर्म्स ऑफ सेक्टर, सभी जगह के ऊपर पहुंचना है। उड़ान स्कीम की अगर हम बात करें, उड़ान स्कीम की बात करते हैं, UDDAN, उड़ान स्कीम की अगर हम बात करते हैं तो ये एक आपका स्पेशल इंडस्ट्री इनिशिएटिव है जो आपका जम्मू एंड कश्मीर की सरकार ने स्टार्ट किया हुआ है और ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है और इसमें आपकी जो इंप्लीमेंट करवाने वाली अथॉरिटी है वो नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन आपको इंप्लीमेंट करवाती है, जिसके अंदर जो है जिसके अंदर जितने भी आपके पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट्स हैं, उनको जो है 3 ईयर्स के लिए डिप्लोमा होल्डर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, खास करके जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, J&K के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर। और ये आपका जो है इंप्लीमेंट करने के लिए होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। स्टार्टअप इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो स्टार्टअप इंडिया 2016 के अंदर स्टार्ट किया गया था और मिनिस्ट्री थी आपकी कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट था आपका डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड, और ये अरुण जेटली जी ने स्टार्ट किया था जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, क्लियर। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारे आपको पता लग गए होंगे, आंसर इसमें ए ऑप्शन बनेगा। डिजिटल इंडिया इज द करेक्ट आंसर, डिजिटल इंडिया, क्लियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए जी, द ग्लैंड इन विच ह्यूमन बॉडी सिक्रीट बोथ द इंजाइम एंड द हार्मोन इज। देखिए ऐसी ग्लैंड जहाँ पे 2 फंक्शन होते हैं, इंजाइम निकलते हैं आपके एक्सोक्राइन ग्लैंड से, क्लियर, और हार्मोन्स की बात करते हैं तो एंडोक्राइन ग्लैंड से। और ऐसी ग्लैंड एक ही हमारी बॉडी में है जो 2 फंक्शन करती है, वो है पैंक्रियाज। पैंक्रियाज को हम और क्या कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और एंजाइम जो निकाले जाते हैं यहाँ से, वो कौन कौन से निकाले जाते हैं? एमिलेज निकाला जाता है, लाइपेज निकाला जाता है और आपका ट्रिप्सिन निकाला जाता है, ये आपका, क्लियर। और पैंक्रेटिक जूस के अंदर होते हैं एक्चुअली ये। एमिलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, लाइपेज आपका फैट की डाइजेशन, ट्रिप्सिन जो है आपका प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है, जिसके कारण पैंक्रेटिक जूस को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव जूस हम उसको कहा जाता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। एंडोक्राइन फंक्शन के अंदर अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे 3 चीजें हैं, एक इंसुलिन हार्मोन है आपका और इसमें एक आपका ग्लूकागॉन हार्मोन है, ठीक है, और तीसरा होता है आपका सोमैटोस्टैटिन हार्मोन, क्लियर, सोमैटोस्टैटिन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। इंसुलिन जो निकलता है वो बीटा सेल से निकलता है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकागॉन अल्फा सेल से निकलता है और ये आपका ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। और जो आपका जो सोमैटोस्टैटिन है वो अल्फा और बीटा सेल्स की एक्टिविटी को चेक करता है, ध्यान से समझिए। लीवर की बात करते हैं, लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, सबसे बड़ी ग्रंथि है। मिनिमम रीजनरेशन पावर होती है, मतलब
सॉरी मैक्सिमम रीजनरेशन पावर होती है इसकी, और इसके अंदर यूरिया बनता है, ग्लाइकोजन जो है आपका स्टोर होता है, 2 प्रोटीन बनते हैं, हेपरिन और फाइब्रोनिजन। फाइब्रोनिजन ब्लड क्लॉटिंग करवाता है शरीर के बाहर, हेपरिन ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता इनसाइड द बॉडी। सलाइवरी ग्लैंड की बात करें, एक आपको याद करनी है पैरोटिड ग्लैंड, जो चीक्स के पास होती है। अगर ये इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसको चीज़ को हम क्या कहते हैं, मम्स कहा जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर हम बात करें तो ये मास्टर ग्लैंड है, जितनी भी आपके हार्मोन्स हैं यहाँ से निकलते हैं और दूसरी ग्रंथियों को एक्टिवेट करते हैं। ये आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, पैंक्रियाज इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। अगला देखिए जी, माइनॉरिटीज राइट डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। माइनॉरिटीज का जो राइट डे का जो उनका राइट्स डे होता है वो कब हम सेलिब्रेट करते हैं, तो ये हम सेलिब्रेट करते हैं आपका 18 दिसंबर को। 18 दिसंबर हर साल को सेलिब्रेट किया जाता है। और हमारे देश में माइनॉरिटी स्टेटस वैसे होता नहीं है, माइनॉरिटी वर्ड लिखा नहीं गया कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन माइनॉरिटी 2 चीज़ों से स्टेटस मिलता है आपका, एक तो लैंग्वेज बेसिस के आधार पर और एक आपका रिलीजन बेसिस के आधार पर। क्लियर, ये ध्यान रखना, लैंग्वेज मतलब लिंग्विस्टिक और रिलीजन बेसिस के आधार पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 18 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। क्लियर। 5 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो ये टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, और टीचर्स डे होता है ये हमारा नेशनल टीचर्स डे। और अगर मैं यहाँ पे 5 अक्टूबर लिख देता हूँ, 5 अक्टूबर, तो ये होता है आपका वर्ल्ड टीचर्स डे। वर्ल्ड टीचर्स डे होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 23 दिसंबर क्या होता है हमारा, किसान दिवस। किसान दिवस, और ये हम सेलिब्रेट करते हैं किसकी बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर, चौधरी चरण सिंह जी की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर सेलिब्रेट किया जाता है। 1 दिसंबर की अगर हम बात करते हैं तो 1 दिसंबर को होता है एड्स डे। एड्स मतलब एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो आपका HIV वायरस के कारण देखने को मिलता है, और इसको डिटेक्ट करने के लिए आपका टेस्ट होता है एलाइजा टेस्ट। क्लियर, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एड्स के अंदर जो है आपके T सेल्स और WBC सेल जो होते हैं इफेक्ट हो जाते हैं और अपना काम करना बंद कर देते हैं। आंसर इसमें क्या बनेगा, डी ऑप्शन बनेगा। 18 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर। 18 दिसंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। अगला देखिए जी, कौन सा शहर जो चुना गया है वर्ल्ड बैंक द्वारा कि अपने जो है आपके बैक ऑफिस ऑपरेशन जो है वहाँ से हैंडल कर सकता है ये। तो पहली बात तो अगर मैं बात करूँ वर्ल्ड बैंक की, वर्ल्ड बैंक जो है ये क्या करता है, लॉन्ग टर्म फंड्स प्रोवाइड करता है अपने मेंबर नेशंस को। क्लियर, लॉन्ग टर्म मेंबर नेशंस को प्रोवाइड करता है लोन। और वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर कहाँ पे, वॉशिंगटन के अंदर 1945 में ये बना था। और यहाँ पे इंडिया के अंदर इनका ऑफिस है कहाँ पे, चेन्नई के अंदर। आंसर इसमें क्या बनेगा, सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर। सो गाइज ये थे आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिलेंगे। जितने भी क्लासेस, वीडियो, लेक्चर, PDF होती है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर, और बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज आते हैं, जैसे हमने अभी MCQ डिस्कस किए डिटेल में। यहाँ पे 10,000 MCQ कोर्स के अंदर हम चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ डिस्कस करते हैं डिटेल में। चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज MCQ तो है ही है, प्लस यहाँ पे आपके डिफरेंट एग्जाम को फोकस करके SSC, रेलवे, डिफेंस एग्जाम और आपके UPSC स्टेट PCS के लिए भी मैंने यहाँ पे MCQs तैयार किए हैं। उसको पढ़ें अच्छे से। विपन 15 कूपन कोड यूज़ करेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा 31 मई तक। और दूसरा कोर्स है मेरा GS कोर्स, जो हमारा थियरी कोर्स है, बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स क्या हैं इसके अंदर समझा हुआ है। VIP 500 इसमें कूपन कोड लगाएंगे। अब आप इन कोर्सेज को परचेज कहाँ से कर सकते हैं, या तो वेबसाइट के ऊपर या हमारी ऐप के ऊपर। जैसे इसको डाउनलोड करते हैं आप लोग तो आपको स्क्रीन के ऊपर ऐसे नजर आएगा होम पेज। यहाँ पे दिखेगा बेस्ट सेलिंग कोर्सेज, यहाँ पे व्यू ऑल का बटन। इस व्यू ऑल के बटन को दबाना, जैसे ही आप दबाएंगे 10,000 MCQ कोर्स 3 नंबर पर दिखेगा और GS कोर्स आपको 4थे नंबर पर नजर आ जाएगा। जो भी कोर्सेज अच्छे लगे आप परचेज कर सकते हैं। कोई डाउट होता है आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, टेक केयर।